गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनरावृत्ति में पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गज़ल। ऑलरेडी हम लोग इसको क्लास में पढ़ चुके हैं। सो एक बार पुनः हम लोग इस गज़ल का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले गज़ल में जो पहला शेर हम लोग पढ़ते हैं फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि गज़ल का जो शेर होता है ये प्रकार की विधा है, काव्य लेखन की एक प्रकार, उर्दू साहित्य में काव्य लेखन की एक प्रकार की विधा है। तो इसका जो गज़ल का जो शेर होता है वो प्रत्येक शेर स्वतंत्र होता है। उसकी जो विषय वस्तु होती है वो पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। तो आइए हम फर्स्ट पढ़ते हैं। पहला पेज नंबर 59 है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन के पर तोले हैं। यह फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित जो है यह श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है और प्रकृति के चित्रण के साथ साथ कवि ने, शायर ने हमें यह बताया है कि यह संयोग श्रृंगार हेतु यह एक प्रकृति की जो स्थिति है वह उपयुक्त, यह जो बहुत ही उपयुक्त स्थिति है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। नौरस, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की। नौरस, नौरस मतलब नवरस, नवरस समाहित किए हुए या नवीन रस से युक्त। नवरस गुंचे, गुंचे मतलब जो कली खिली नहीं रहती है, पंखुड़ियाँ। नौरस गुंचे, गुंचे मतलब गुच्छे में एकत्रित, नौरस से युक्त पंखुड़ियाँ की नाजुक गिरहें खोले हैं। नाजुक का मतलब होता है कोमल, गिरह का मतलब होता है बंधन, खोलना माने धीरे धीरे खुलना। या उड़ जाने को रंगों बू, रंग माने होता है वर्ण, और वर्ण यानी कलर, लाल पीला हरा नीला वर्ण, और बू, बू यानी खुशबू। गुलशन, गुलशन का मतलब होता है उद्यान, बागीचा, फुलवारी। गुलशन में पर तोले हैं। शायर इस गज़ल के, इस शेर के माध्यम से हमें बताते हैं कि अभी जो सुबह का समय है और उसमें प्रकृति में जो धीरे धीरे कल के जो है प्रकृति में जो पुष्प हैं, कलियां जो है धीरे धीरे सुविकसित हो रही हैं। तो ऐसे समय में ये प्रकृति फूल का खिलना यह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नौरस से युक्त जो कली है अपने बंधन को धीरे धीरे जो है वो खोल रही है। अर्थात धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति का समय, जैसे जैसे सुबह प्रातःकालीन वेला जैसे जैसे हो रही है, धीरे धीरे प्रकृति में जो है पुष्प जो है वो विकसित होने के लिए तैयार हैं। अपने जो बंधन हैं, वो बंधन है जो कली की जो गांठ है, धीरे धीरे उन गांठों को खोलने के लिए तैयार है। और इसको देख करके कवि को ऐसा प्रतीत होता है, संदेह है या ऐसा लगता है, प्रकृति में फूल के खिलने का ही चित्रण कवि ने भिन्न भिन्न रूपों में किया। एक पहला बताते हैं कि ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके जो है पुष्प जो है वो विकसित हो रहे हैं। और इस दृश्य को, फूल के विकसित होने का जो दृश्य है, इसी दृश्य का चित्रण करते हुए कवि दूसरे रूप में कहते हैं या ऐसा प्रतीत होता है कि रंग और बू, या ऐसा लगता है कि रंग और खुशबू नामक दो पक्षी, रंग और खुशबू नामक दो पक्षी अपने दोनों पंखों को फैला करके गुलशन में, गुलशन को आबाद करने के लिए, गुलशन को हरा भरा खुशनुमा बनाने के लिए, अपनी सुगंध से सुवासित करने के लिए, विकसित तथा सुवासित करने के लिए अपने पंखों को वो तौल रहे हों, यानी संतुलन बना रहे हों। कवि, शायर ने इसके माध्यम से दो विषय, एक ही चित्र है प्रकृति में फूल का खिलना, इसी को दो रूपों में साम्यता बताते हुए कहते हैं। एक तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है
एक कली है, जो गुलशन की जो कलियां हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो विकसित हो रही, यानी कली खिल रही है, एक एग्जाम्पल। या दूसरा जो है संदेह कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो जो उद्यान है या फुलवारी है, ऐसा लगता है फुलवारी में अपनी सुगंध बिखेरने के लिए, फुलवारी में अपने रंग वर्णता बिखेरने के लिए रंग और खुशबू नामक दो पक्षी अपने परों यानी अपने पंखों का संतुलन बना रहे हैं। तो यह तो शाब्दिक अर्थ है। इसके साथ साथ इसके माध्यम से कवि बताते हैं कि यह जो वसंत ऋतु का आगमन होता है तो इसमें क्या होता है, कलियां विकसित होती हैं और पत्ते गिरते हैं, नई नई कलियां, नए प्रकृति जो है वो फिर से गुलजार होती है, मैं चारों तरफ सुगंध का माहौल होता है। तो यह जो है एक संयोग श्रृंगार के लिए यह एक प्रकार की उपयुक्त दशा जो है वो परिलक्षित होती है। तो देखने में प्रकृति का यह मनमोहक रूप हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दृश्य जो है बहुत ही सुंदर लगता है। तो यह शेर प्रकृति है। इसमें जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ रंग और खुशबू जो है कवि को संदेह अलंकार का इसमें प्रयोग कवि ने किया है। अगला हम दूसरा पढ़ेंगे। यह भी प्रकृति का चित्रण है। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए प्रकृति के माध्यम से कवि प्रकृति का मानवीकरण करने के साथ साथ जो है प्रकृति के माध्यम से शायर ने अपने हृदय की वेदना को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यानी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आइए हम देखते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटा कुछ बोले हैं। कवि पुनः प्रकृति चित्रण के माध्यम से, शायर जो है प्रकृति चित्रण के माध्यम से हमें बताते हैं कि देखिए जो है प्रकृति की छटा जो होती है वह निराली है, और ऐसे समय में कवि को अपनी प्रेयसी की जो है वह स्मरण होता है, कवि को अपने प्रेयसी की जो है वह याद आती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में वियोग श्रृंगार, इसी के परिप्रेक्ष्य में कवि ने शेर के माध्यम से अपने हृदय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तारे आंखें झपकावे हैं, कह रहे कि रात्रि का समय है, रात्रि के समय में जो तारे हैं, तारों का जो समूह है, उन तारों के समूह को भी नींद आ रही है, यानी धीरे धीरे जो है रात्रि भी विराम की अवस्था में पहुंचने वाला है। रात्रि का जो समय है, आकाश में जो चमचमाते हुए जो दैदीप्यमान तारे हैं, इन तारों की जो ज्योति है धीरे धीरे करके उनकी ज्योति जो है, ज्योति में जो अलौकिकता थी वो दिव्यता थी, वह दिव्यता धीरे धीरे करते करते डाउन होती चली जा रही, यानी जो आकाश में जो तारे हैं उनकी चमक धीरे धीरे करते करते क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी को अब अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कवि ने कहा कि ऐसा लगता है, इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि तारे जो हैं, तारों का जो समूह है वो आंखें झपका रहे हैं, यानी उनको भी नींद आ रही है, उनको भी उबासी जैसा माहौल प्रतीत हो रहा है। जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा यानी प्रकृति का एक एक कण, कोई कण ऐसा नहीं है, प्रकृति का हर जो भी सृष्टि का हर प्राणी, हर मनुष्य, हर जीव जो है वह सो रहा है। इवन प्रकृति भी सोने के स्थिति में पहुंच चुकी है। तुम भी सुनो हो यारो, शायर अपने मित्र को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम भी सुनो, क्या तुम्हें कुछ इस रात्रि के समय, इस रात्रि के वातावरण में क्या तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है? शायर अपने मित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम भी सुनो हो यारो, हे मित्रों, हे मित्रगण, तुम भी सुनो, क्या तुम्हें भी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है? सब में सन्नाटा कुछ बोले हैं, इस रात्रि के समय में सन्नाटा कुछ बोलता है, यानी
रात्रि के समय में कवि को अपनी प्रेयसी की याद आती है और यह वेदना उसको जो है वो बहुत ही व्याकुल कर देती है, अधीर कर देती है। उसको हर समय उसके कानों में उसके प्रेयसी की जो अनुगुंज है, प्रेयसी की जो धुन है वो उसको सुनाई देती है। तो इसी के संदर्भ में कवि बताते हैं कि देखिए प्रकृति भी सो रही है, प्रकृति भी जो है धीरे धीरे करके जो तारे हैं, तारों की चमक भी धीरे धीरे करके क्षीण हो रही है। प्रकृति का जर्रा जर्रा, प्रकृति का कण कण सो रहा है। लेकिन ऐसे समय में एक अकेला कवि ही है जो जाग रहा है, उसे अपनी प्रेयसी की याद आ रही है। तो इस समय क्या होता है, यह बहुत ही रात्रि का समय है और यह क्षण बहुत ही उत्तम होता है। यह संयोग श्रृंगार के लिए बहुत ही सुखद अवसर होता है। लेकिन चूंकि कवि के पास जो शायर है, शायर के पास उसकी अपनी प्रेयसी नहीं है, सो उसे अपनी प्रेयसी की याद, यह जो अवस्था है, यह जो प्रकृति का वातावरण है, यह उसकी प्रेयसी की याद को और ज़्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है। तो रात्रि की यह दशा, रात्रि का जो यह अवसर है, यह अवसर उसके दर्द को क्या करता है, दो गुना कर देता है। कि इस समय हर व्यक्ति आनंद की अनुभूति कर रहा है, हर व्यक्ति आनंद यानी आराम की अवस्था में आराम फरमा रहा है। और ऐसे समय में आराम की अवस्था में और ऐसे समय में कवि को अपनी प्रेयसी की याद व्याकुल कर रही है, उसे अपनी प्रेयसी की वेदना उसको सता रही है। तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटा कुछ बोले हैं। तुम्हें रात्रि के समय सन्नाटे की आवाज़ जो है वह सुनाई दे रही होगी। तीसरा देखिए, हम हो किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं और हम किस्मत को रो लेवे हैं। कवि क्या कहते हैं कि जो शायर हैं वो फिराक गुरपुरी जी कहते हैं कि हम हो या हमारी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला। कवि का जो जीवन था, शायर का जो जीवन है वो पूरा संघर्षपूर्ण रहा। बहुत ही संघर्ष के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उन्होंने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। इस कारण जो है उनके जीवन में बहुत बार उनको असफलताएं जो है वह देखनी पड़ी। तो ऐसे समय में हम हो या किस्मत हो, कवि कहते हैं कि हम अपनी गलतियों का, हम अपने किसी बात का जो है दोषारोपण अपने भाग्य पर करते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब होता है। और भाग्य हमसे उम्मीद करता है कि काश थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेते, थोड़ा सा कार्य अच्छा कर लेते तो भाग्य की स्थिति या जो स्थिति है वह कुछ और परिवर्तित होती। तो हर व्यक्ति क्या है, अपनी दोष का मढ़, अपनी गलती का मढ़ किसी और के ऊपर डालता है और जो भाग्य है वह व्यक्ति के पुरुषार्थ को, उसका जो है मढ़, जो उसके दोष जो है उसके ऊपर लगाती है। तो वही कहते हैं कि हम हो या किस्मत हो। कवि अपने विषय में कहते हैं कि चाहे मैं हूँ या मेरी किस्मत, दोनों को बस एक ही काम मिला है, दोनों के पास केवल एक ही कार्य है। क्या? किस्मत हमको रो लेवे हैं। किस्मत जो है हमको देख करके रोती रहती कि काश थोड़ा सा कार्य कर देता, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेता तो स्थिति कुछ और होती, यह कुछ अच्छा करता तो इसकी सफलता इसको प्राप्त होती। और दूसरी तरफ हम किस्मत को रो लेवे हैं। तो कवि अपनी जीवन की असफलता को देख करके बहुत ही दुखी है, अपने संघर्षपूर्ण जो जीवन को लेकर के दुखी है और वह अपने इस दुखद जीवन का जो दोष है अपने भाग्य पर लगाता है कि भाग्य के कारण उसके जीवन में ये असफलताएं हैं। और भाग्य उसको देख करके निराश होती है, हताश होती है कि अगर यह थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेता, थोड़ा सा कार्य कर लेता तो स्थिति जो है वह कुछ भी इससे, जो इस समय वर्तमान में जो स्थिति है, यह वर्तमान की स्थिति इससे कुछ भिन्न होती। ऐसी स्थिति में कवि अपने भाग्य को देख करके रोता रहता है, भाग्य को लेकर के दुखी है और भाग्य जो है उसकी असफलताओं, उसकी कमियों को लेकर के दुखी है। तो इसी कारण दोनों एक दूसरे को दोषी मानते हैं, एक दोष के कारण जो है हमेशा रोते रहते हैं। यह पहला, दूसरा और तीसरा, यह इस पाठ का जो है पाठ की पुनरावृत्ति है।
जो गज़ल का जो शेर है इसकी पुनरावृत्ति है, इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताए हैं। उन प्रश्न गज़ल पढ़िए, इसका काव्य सौंदर्य तैयार करिए और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।